हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस का बेसिक और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए बेसिक क्या है इनके क्वेश्चंस का। तो टॉपिक क्या है हमारा, सार गुणनखंड, दैट इज कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि किन्हीं भी संख्याओं के कोई भी जो फैक्टर्स या फिर उनके गुणनखंड है जो सेम होंगे उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उनको कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं या फिर सार गुणनखंड हम उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए हमें क्या बोल रखा है, 4 और 18 के हमें गुणनखंड बताने हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि 4 के गुणनखंड क्या है, 1 है, 4 है, 2 है। उसके बाद है 18 के गुणनखंड। देखिए 18 के गुणनखंड है 1, 18, 3, 6, 9, 2। ये गुणनखंड होते क्या हैं, गुणनखंड वो होते हैं जो किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो ये ऐसी संख्याएं हैं सारी जो 18 को पूर्णतः विभाजित करेंगी और ये सारी संख्याएं 4 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। अब बात आती है सार गुणनखंड की। तो सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। सब कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, एक तो 1 है और एक है 2। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में सेम हो। तो सार गुणनखंड क्या आएगा यहाँ से, 1 और 2। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता लगता है कि सार गुणनखंड क्या होते हैं, किन्हीं भी संख्याओं के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो सेम फैक्टर होते हैं, जो सेम गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उनके सार गुणनखंड। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इसमें पूछ रखा है 4 और 15 के गुणनखंड क्या है। अब देखिए 4 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले तो 1, 2 और 4 वही। उसके बाद 15 के गुणनखंड 1 और 15 1। तो उसके बाद कौन इसको विभाजित कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें सेम गुणनखंड कौन से, सार गुणनखंड की बात करें तो सेम कौन कौन है, इसमें 1 है। इसके अलावा और भी कोई संख्या, कोई भी नंबर क्या है, सेम नहीं है। तो इसका सार गुणनखंड क्या है, 1 है। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज देखिए, यहाँ से एक नोट है, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्याएं जिनमें केवल एक ही, जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है जो क्या हो, सिर्फ एक हो उनके अंदर, वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है। और यहाँ एक का मतलब एक कोई नंबर नहीं है आपका, यहाँ एक का मतलब है एक, यानी कि 1। हम क्या कर रहे हैं, 1 नंबर की बात कर रहे हैं, 1 की ही बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी एक संख्या की, जैसे कि 2, 3, 4, 5। हम किसी और संख्या की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 की बात। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे 7 और 15 के गुणनखंड, 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 और 1, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसका कोई और गुणनखंड नहीं है। उसके बाद 15 का क्या होता है, 5, 1 और 15 तो है ही, उसके अलावा क्या है, 5 है और 3 है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। उसके अलावा कोई भी फैक्टर क्या है यहाँ पे, कॉमन नहीं है। तो यहाँ से देखिए हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी संख्या है जिनमें एक, सार गुणनखंड क्या है इनका, क्या है इस इन दी हुई संख्याओं का सार गुणनखंड, 1। दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। और ऐसी संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्याएं जिनका सार गुणनखंड क्या हो, 1 हो, वो क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स या फिर सह अभाज्य संख्याएं हम उनको बोलते हैं। कि किन्हीं भी दी हुई संख्याओं का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो संख्याएं होंगी सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स। उसके बाद आपका टॉपिक आता है सार गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स। यानी कोई भी अगर संख्याएं हैं उनके गुणज सेम होंगे, उनके मल्टीपल सेम होंगे, तो वो क्या होंगे, उनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे या फिर सार गुणज होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, 4 और 6 के गुणज बताइए क्या है। अब 4 के गुणज क्या होंगे, गुणज क्या होते हैं कि किसी भी दी हुई संख्या की किसी अन्य संख्या से गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, उसकी गुणज होगी। जैसे कि 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4, 2 से करेंगे 8, 3 से करेंगे 12, 4 से करेंगे 16, 5 से करेंगे 20। ये क्या है, इसके गुणज। ऐसे 6 की 1 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 12, 3 से करेंगे 18, 4 से करेंगे 24, 5 से करेंगे तो 30। ये क्या है, इसके गुणज है 4 के। और 6 के गुणज क्या है, ये यहाँ पे दे रखे। अब सारे गुणज क्या होते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं। अब यहाँ पे सेम देखिए क्या है, यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, 12 कॉमन है। तो सार गुणज क्या होगा, इसका 20 होगा। उसके बाद अगर 4 से आगे हम बात करें, 4 छक्के 24 होता है।
तो अब यहाँ से देखिए 24 भी क्या है, इसमें कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सार्वगुणज हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो था हमारी एक्सरसाइज का बेसिक। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉमन फैक्टर्स। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, दे रखा है इसने 20 और 28। अब 20 के गुणज क्या होते, सॉरी गुणनखंड क्या होते हैं 20 के, पहले तो 1 और 20 ये तो हो गई, उसके बाद क्या है 2 इसको विभाजित कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, उसके अलावा 10 इसको विभाजित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 28 को देखिए कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1 और 28, उसके अलावा 2, उसके अलावा 3 नहीं कर सकता, 4, 4 सत्ते 28, 4 कर सकता है और 7 भी कर सकता है, 7 चौके 28 होते हैं इसके। उसके बाद और कौन विभाजित करेगा इसको, 14, 14 दूनी 28 होते हैं, 14 की 2 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। तो ये क्या है, 28 के गुणनखंड है, यहाँ पे है 20 के गुणनखंड। अब इनमें कॉमन देखिए क्या है, 1 है, 2 है, उसके अलावा 4 है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड क्या है, सेम नहीं है। तो इसके सारे गुणनखंड क्या आएंगे, 1, 2 और 4। अब ये क्या है, ये ऐसे गुणनखंड है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, तो ये क्या है, इनके सारे गुणनखंड है, या फिर इनके क्या बोल सकते हैं हम, इनको कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद 15 और 25 की बात करते हैं। 15 का गुणनखंड है 1, 5, 3 और 15। 25 का क्या है, 1 है, 5 है और 25 है, इसके अलावा इसके गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसके सारे गुणनखंड क्या आएगा, 1 और 5, जो भी कॉमन होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका सारा गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए 35 और 50 की बात अगर हम करें, 35 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 5 होगा, 7 पंच 35 होता है, 5 7 हो जाएगा और 35, ये तो है ही। उसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं है। 50 की अगर हम बात करें तो 1 है, 2 भी इसको विभाजित कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 5 कर सकते हैं और 10 विभाजित कर सकता है इसको, एक 25 है जो इसको विभाजित कर सकता है, और 50 तो है ही इसका गुणनखंड। तो ये क्या है, सारे इसके गुणनखंड दे रखे हैं, यहाँ पे 50 के। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 और 5 है, इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है इनमें। तो 1 और 5 क्या हो जाएंगे, इसके सारे गुणनखंड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब तक हमने 2 के सार गुणनखंड देखे थे, अब हम 3 के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हमें 4, 8 और 12। 4 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2 एंड 4। 8 के क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ये है 8 के गुणनखंड। 12 के है, 1 है, 2 कर सकता है, 2 6 पे विभाजित करेगा तो 6 भी कर सकता है, 3 कर सकता है, 3 चौके 12 तो 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, उसके अलावा है 12। ये क्या है, इसके गुणनखंड है। अब क्या करना है, हमें कॉमन देखना। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे 1, 2, 4, इसमें भी है 1, 2, 4 और इसमें भी है 1, 2, 4, तो ये क्या है, इसके सार्वगुणनखंड, जो कि तीनों में ही क्या थे, कॉमन थे। अब 5 की बात करें तो 5 का 1 और 5 है गुणनखंड। 15 का है 1, 5 और 3, इसके अलावा 15। 25 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, तो 1 और 5 ही एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों के अंदर है। तो सारा गुणनखंड क्या आएगा यहाँ से, 1 और 5। ये था 3 संख्याएं अगर आपको दे रखी है, उनके सारे गुणनखंड पूछे जाएं तो हम क्या करेंगे, सबके पहले गुणनखंड लिखेंगे, उसके बाद उनमें से देख लेंगे कि कॉमन या फिर सेम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वही क्या हो जाएंगे, उनके सारे गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न के प्रथम 3 सारगुणज ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, सारगुणज ज्ञात करने हैं और सिर्फ शुरू के 3 ही हमें उनके सारगुणज ज्ञात करने हैं। अब देखिए 6 और 8, 6 की गुणा करिए, 6 की 1 से 6, 12, 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यहाँ तक लिख दीजिए। तो 8 है, 8 8 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौके 32, 8 45, 8 छिक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 की 10 से गुना करेंगे तो 80। 6 का पूरा लिखिए, 6 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 10 60।
अगर हम यहाँ तक देखें तो इसमें कॉमन देखिए क्या आता है, 24 आया है, उसके बाद आया है 48। लेकिन यहाँ तक क्या है, सिर्फ दो ही फैक्टर्स क्या आए हैं इसके, सेम आए हैं, सॉरी दो ही गुणज ऐसे हैं जो क्या हैं सेम हैं। दो तो लिख लीजिए, 24 और 48 तो आ गए यहाँ से। आगे देखिए 60 से आगे अगर 6 ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 66, और 6 और ऐड करेंगे तो आएगा 72। तो यहाँ से देखिए जो 72 है वो भी क्या है, सेम है। तो प्रथम जो तीन सार गुणज है वो क्या है इसके, 24 है, 48 और 72 है। ये क्या, 6 और 8 के प्रथम तीन सार गुणज हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 और 18। 12 के गुणज लिखिए, 12 का देखिए 12 के 1 से गुणा करेंगे 12, 2 से करेंगे 24, तो 12 की क्या टेबल लिख लीजिए यहाँ पे, 12 दूनी 12 36, 12 चौक 48, 12 पंज 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्न 108, 12 दाए 120। ये क्या है 12 की टेबल। अब 18 के देखिए, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। अब यहाँ तक देखिए आप, यहाँ पे क्या है, एक तो 36 कॉमन है, उसके बाद क्या है 72 कॉमन है, उसके बाद 108 क्या है कॉमन है। ठीक है, तो सारे गुणज हमें क्या देखने थे, सिर्फ प्रथम तीन ही देखने हैं ना, शुरू के तीन देखने, तो यहाँ तक तीन हो जाते हैं इसके, 36, 72 और 108। अगर गुणज की बात करें तो हम क्या करेंगे, उस संख्या की गुणा करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दो, और उसके बाद हम क्या देखेंगे उनमें कॉमन कौन कौन से आए, तो वो तो होंगे सारे गुणज। अगर गुणनखंड की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उनमें देखेंगे कि कॉमन गुणनखंड कौन कौन सा है, सेम जो होगा वो हो जाएगा उनका सारे गुणनखंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज है। यानी कि 100 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें हमें 3 और 4 के सार गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं कि कौन से गुणज क्या हैं, दोनों के सेम हैं। तो यहाँ देखिए 100 से छोटे जो भी हैं, 3 के सारे गुणज ये हैं। ठीक है, उसके बाद है ये सारे क्या हैं, 4 के गुणज हैं। पहली बात है, अगर 100 से छोटी की बात करिए तो 100 को तो हम कट कर ही देते हैं। ठीक है, अब 100 से छोटी जितनी भी संख्याएं ये हमें दे रखी है, सबके गुणज मैंने लिख रखे हैं। अब क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन देखना है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम देखते चले जाएं तो यहाँ तक क्या है, जैसे देखिए 12 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद आएगा 24 जो दोनों में सेम है, उसके बाद है यहाँ से देखिए क्या है 36 सेम है दोनों में, उसके बाद है यहाँ से एक ये 48 है जो दोनों में सेम है, फिर उसके बाद है 60 जो दोनों में सेम है, उसके बाद है 60 के बाद 72 जो दोनों में सेम है, उसके बाद है 84 और एक है 96। सिर्फ यही है जो क्या दोनों में सेम है, जो दोनों में कॉमन दिए हुए हैं। तो सार्वगुणज यहाँ से क्या आएगा 12, क्या क्या आएगा यहाँ से 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। ये क्या है 3 और 4 के सार्वगुणज हैं, और जो क्या है 100 से छोटी संख्याएं हैं सारी, और क्या है 3 और 4 के क्या है सार्वगुणज आपको दिए हुए हैं। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य क्या थी, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। ठीक है, तो वो क्या थी सह अभाज्य संख्या। अब देखिए 18 और 35 दे रखे हैं। 18 के गुणनखंड अगर देखें तो पहले क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18। ये तो है 18 के गुणनखंड। ठीक है, ये सारे 18 को विभाजित कर देंगे। उसके बाद 35 के देखें तो 1 है, 5 है, 7 है और 35 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है इनमें। अब देखिए यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक ही है जो दोनों के गुणनखंड में क्या है कॉमन है, सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। वही हमें बताना था कि है या नहीं। उसके बाद देखिए 15 और 37 की बात करें। 15 का क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 15। ये है 15 के गुणनखंड। 37 तो है एक अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड सिर्फ है 1 और 37। तो यहाँ पे भी देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है 1, सारा गुणनखंड क्या है दोनों का 1 है। तो ये भी क्या है एक सह अभाज्य संख्या है आपकी। अब नेक्स्ट देखिए आपका 30 और 415 इसने आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए
वैसे तो अगर हम इसके 415 के अगर गुणनखंड निकालें तो काफ़ी सारे होंगे। तो हम क्या करें, एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए यहाँ से। अगर आपसे पूछे क्योंकि हाँ या ना में हमें आंसर देना है तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 30 के गुणनखंड की बात करें हम लोग, तो यहाँ से क्या होगा, 1 तो है ही, देखो 1 तो होता है सबका गुणनखंड, उसके अलावा 30 भी है इसका। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है इसको विभाजित कर सकता है, 5 के 30 होते हैं। तो हमने 5 के लिए क्या पढ़ा था, 5 उन संख्याओं को विभाजित करता है जिनके पीछे जो भी इकाई के अंक पर या तो 0 हो या तो 5 हो, तो उन संख्याओं को 5 विभाजित कर सकता है। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 5 है, तो 5 क्या है, इसका गुणनखंड है, और उसके अलावा 1 तो इसका गुणनखंड है ही। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो सारे गुणनखंड है यहाँ पे 1 है और 5 है। हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे हैं, मैंने सारे गुणनखंड इसके नहीं लिखे हैं। यहाँ पे 0 है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो सारा गुणनखंड यहाँ से क्या आएगा, 1 और 5। तो इसका क्या है, एक के अलावा भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है जो सेम है दोनों में, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। उसके बाद देखिए 17 और 68 की अगर हम बात करें तो गुणनखंड देखिए 17 का तो 1 और 17 ही होगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। उसके अलावा अगर हम इसको देखें 68 को, 1 और 68 तो है, उसके अलावा देखिए 17 चौके क्या होते हैं, 68। 17 क्या है, इसको विभाजित कर सकता है, 17 चौके 68 होते हैं, तो 17 और 4 भी क्या है, इसके गुणनखंड है। तो यहाँ से ही देख लीजिए, वैसे तो और भी गुणनखंड आएंगे लेकिन मैंने यहाँ तक ही लिखे हैं सिर्फ। अब इसमें भी देखिए 1 और 17 क्या है, दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए इसने क्या पूछ रखा है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई भी संख्या है जिसको 5 और 12 दोनों ही विभाजित कर देंगे, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। देखिए कोई भी एक संख्या दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 120 मान लीजिए कोई संख्या, या फिर कोई और भी संख्या हो सकती है जो क्या है 5 और 12 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने क्या पूछ रखी, कोई अन्य संख्या ऐसे बताइए जो क्या है उसी दी हुई संख्या, ये जैसे कि 120 है, उसको विभाजित करे। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि कोई भी संख्या अगर दो संख्याओं से विभाजित हो रही है तो उन दोनों का जो कॉमन एक मल्टीपल होगा, यानी कि उनका जो एक गुणज होगा जो दोनों का सेम होगा, वही उस संख्या को विभाजित कर सकता है। अब देखिए पहले तो 5 के गुणज देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। ये क्या है, 5 के गुणज। 12 क्या है, 12, 24, 12, 36, 12, 48, 12, 5, 60। यहाँ तक देखिए कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ पे दोनों पे सिर्फ 60 है। इन दोनों का सार्वगुणज क्या आएगा, 60 आएगा। तो जो इनका सार्वगुणज है वो भी क्या है, उस संख्या को विभाजित कर सकता है जिसको ये दोनों संख्याएं विभाजित कर रही हैं। अगर कोई भी दो संख्याएं विभाजित कर रही हैं किसी संख्या को, तो जो उनका सार्वगुणज आएगा वो भी उस दी हुई संख्या को विभाजित कर सकता है। अब देख लीजिए 120 60 से विभाजित होगा या नहीं, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इससे भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब 60 वो एक ऐसी संख्या है जो उस संख्या को विभाजित कर सकती है जो संख्या पहले ही 5 और 12 से विभाजित हो। यानी कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, उसका सार्वगुणज ज्ञात कर लेंगे, तो वो क्या है, दी हुई संख्या को विभाजित कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 12 से विभाजित है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह विभाज्य होगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। उसमें कोई भी संख्या दे रखी जो दोनों से विभाजित थी, तो हमने क्या किया, किन्हीं दो संख्या से विभाजित थी तो हमने क्या किया था, उसका गुणज निकाला था, क्योंकि उनके गुणज से फिर वह विभाजित हो जाती। अब हम बात करें किसी एक संख्या की, अगर हम किसी एक संख्या की बात कर रहे हैं, कोई भी संख्या उस एक संख्या से विभाजित है, तो वो क्या हो जाएगी, उसके जो गुणनखंड होंगे, अब यहाँ पे हम गुणज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसके गुणनखंड की। तो जो उसके गुणनखंड होंगे वह भी उस संख्या को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें 12 की, 12 से विभाज्य है कोई संख्या, तो पहले इसके गुणनखंड देखिए क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये क्या है, इस संख्या के गुणनखंड हैं। तो ये जो हैं उस दी हुई संख्या को विभाजित कर सकते हैं जो 12 से विभाज्य हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इसको मान लीजिए 24 है, ठीक है, 12 से विभाजित है, 12 2 पे विभाजित कर देगा इसको।
उसके बाद देखिए ये क्या है, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी कर सकते हैं हम इसको विभाजित, 3 से भी हो जाएगी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। इसके जितने भी गुणनखंड हैं इन सब से 24 क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अन्य संख्याएं कौन सी हैं, वो जो उस संख्या को विभाजित कर सकते हैं जो 12 से विभाजित होती है, वो है उसके सारे गुणनखंड। जितने भी उसके गुणनखंड होंगे वो क्या करेंगे, उस दी हुई संख्या को विभाजित कर सकते हैं। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है।